बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फिर सैलरी के ऊपर मज़ीद एग्जेम्पशंस। उससे पहले अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें। और मैं आज भी अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ईवो डिवाइस फॉर अननोन रीजंस काम नहीं कर रही है। तो अगर आप लोगों को सिग्नल्स में सुनने में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताइएगा। तो क्वेश्चंस हैं पिछले लेक्चर्स में से, तो पूछ लें। जी मरियम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। मुझे सर मुझे ये पूछना था, ये जो पेंशन का था कि अगर वो सेम एम्प्लॉयर के पास काम करे तो उसकी जो कौन सी पेंशन एग्जाम्प्ट नहीं होगी? अगर सेम एम्प्लॉयर के एग्जाम्पशन। पास काम कर रहा है तो जो उसी एम्प्लॉयर के पास से पेंशन वसूल कर रहा है वो एग्जाम्प्ट नहीं होगी। और अगर सर वो कोई और भी पेंशन रिसीव करे, लाइक हाँ, वाइज अगर वो किसी सर अगर और वो जगह से आ गवर्नमेंट रहे। जी, किसी और जगह से आने वाली एग्जाम्प्ट है। सर अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो गवर्नमेंट की वो पेंशन रिसीव कर रहा है और फिर उसके बाद वो दोबारा उसी एम्प्लॉयर के पास मीन्स कि गवर्नमेंट में के अंडर काम कर रहा है तो उसकी गवर्नमेंट वो में गवर्नमेंट। कंडीशन नहीं है। देखिए, मैंने कल बताया था कि दो अलग अलग क्लॉजेज हैं। गवर्नमेंट पेंशन के अंदर कोई कंडीशन नहीं है। ये कंडीशन जो है पेंशन के लिए कि सेम एम्प्लॉयर के पास काम ना करे, ये प्राइवेट में कंडीशन है। यस सर। और सर ये जो लिखा हुआ है फॉर फॉर अ पर्सन ओवर 60 एज, तो सर उसके लिए जिसकी एज अबव 60 होगी उसके लिए कोई पेंशन पे नहीं है? पेंशन कोई नहीं है, क्या मतलब? सर ये लिखा हुआ है ना, फॉर अ पर्सन ओवर 60 इयर्स ऑफ एज ऑल हम्म। सच पेंशंस आर एग्जेम्प्ट हम्म। irrespective of the above mentioned conditions. हाँ, ये असल में ना, ये एक किताब में एक लिखा हुआ है, एक पुराना सर्कुलर है एफबीआर का। और उस पुराने Yes. सर्कुलर में ये दिया हुआ है कि ये जो कंडीशन है ना कि जी अगर सेम एम्प्लॉयर के पास काम करे तो एग्जेम्पशन नहीं होगी। वो Yes. एफबीआर के सर्कुलर के मुताबिक ये अगर एज 60 ईयर्स से ज्यादा हो जाए तो ये कंडीशन सारी खत्म हो जाती है। ठीक है। Okay, sir. फिर जो है Okay, sir. तमाम पेंशन एग्जेम्प्ट होगी, अगर इवन वो सेम एम्प्लॉयर के पास काम कर रहा हो तब भी। अब वो सर्कुलर इस वक्त भी एप्लीकेबल है या नहीं है, इसके बारे में कुछ डाउट्स हैं, लेकिन चूंकि कुछ बुक्स में लिखा हुआ है तो इसलिए लोग उसको कंसिडर करते हैं। Yes, sir. पेंशन के बारे में मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। देखें, एक गवर्नमेंट की पेंशन है और एक प्राइवेट पेंशन है। गवर्नमेंट से मिलने वाली पेंशन फुली एग्जेम्प्ट है विदाउट एनी कंडीशन। गवर्नमेंट से मिलने वाली पेंशन फुली एग्जेम्प्ट है विदाउट एनी कंडीशन। उसके बाद प्राइवेट पेंशन है, किसी प्राइवेट इदारे से मिलने वाली पेंशन भी फुली एग्जेम्प्ट है, लेकिन उसके लिए कंडीशंस हैं। एक कंडीशन तो ये है कि अगर एम्प्लॉई सेम एम्प्लॉयर के पास काम कर रहा है, यानी एक एम्प्लॉयर से उसने रिटायरमेंट ली और उसी एम्प्लॉयर के पास मजीद काम भी कर रहा है, तो फिर पेंशन प्राइवेट एग्जेम्प्ट नहीं होगी। ये पहली कंडीशन है। फिर अगर फर्ज किया वो कहीं पर काम कर रहा है, उसने दो जगह से रिटायरमेंट ली है प्राइवेट इदारों से, और दोनों प्राइवेट इदारों से उसे पेंशन मिल रही है, तो फिर दो में से एक पेंशन यानी हायर वाली पेंशन एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगी। ठीक है। अच्छा, ये जो कंडीशन है कि एम्प्लॉय कंटिन्यूज टू वर्क फॉर द सेम एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर्स एसोसिएट, ये अप्लाई नहीं होती फॉर अ पर्सन एक्सीडिंग एज ऑफ 60 ईयर्स। कोई भी आदमी जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो जाए, यानी आप यूं कह सकते हैं कि अगर इंसान की उम्र 60 साल से ज्यादा हो जाए, किसी शख्स की उम्र, तो गवर्नमेंट पेंशन भी फुली एग्जेम्प्ट होती है उसके लिए, और प्राइवेट पेंशन भी फुली एग्जेम्प्ट होती है, इवन अगर वो पहले एम्प्लॉयर के पास काम कर रहा हो तब भी। ये जो बात है 60 ईयर से ज्यादा वाली, ये एक सर्कुलर के जरिए है। और ये सर्कुलर जो है इसकी वैलिडिटी पे थोड़ा सा इख्तलाफ है, लेकिन चूंकि अगर आपकी बुक में ये लिखी हुई है तो आप इस सर्कुलर को कंसिडर करें उस पे। ये आप लोग कौन सी बुक से सर्कुलर देखा है ये? एक मिनट में मरियम, आप अगर काइंडली, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ।
मनीष आपके पास कौन सी बुक थी जहाँ से सर्कुलर देखा था आपने? सर ये स्टडी टेक्स्ट है और सर्कुलर 28 ऑफ 1991 है। आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में से? यस सर। ठीक है। तो इस सर्कुलर को जो है ना आप लोग कंसिडर करें, क्योंकि आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में भी मौजूद है, तो इसलिए इस सर्कुलर के मुताबिक मैं भी इसे नोट्स में डाल देता हूँ ताकि आप लोग। अच्छा जी, किसी का कोई और क्वेश्चन पेंशन के हवाले से या किसी और पिछले टॉपिक के हवाले से? जी सरोज, क्वेश्चन पूछें। सर हमने जो कहा था कि अगर टैक्सेबल इनकम्स हैं तो सर वो दोनों ऐड करेंगे और फिर हम उसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई करेंगे। अगर वो नॉर्मल टैक्स रिजीम की इनकम है तो सारी इनकम ऐड हो जाएगी। ठीक है, मतलब सर नॉर्मल टैक्स रिजीम का मतलब ये है कि टर्मिनेशन बेनिफिट्स ना हो और अरियर्स वगैरह ना हो। नॉर्मल टैक्स रिजीम का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी इनकम जिसके लिए लॉ ने स्पेशल रेट दिए हो, ठीक है, वो हमारे नॉर्मल टैक्स रिजीम से बाहर हो जाएगी। अब कौन कौन सी ठीक इनकम ऐसी है जिसके लिए लॉ ने स्पेशल रेट दिए हैं, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगी। अभी तक दो आपको पता लगी हैं कि टर्मिनेशन बेनिफिट और एरियर्स ऑफ सैलरी। अच्छा, लेकिन ठीक है टर्मिनेशन बेनिफिट और एरियर्स ऑफ सैलरी जो है ना, वो हमेशा नॉर्मल टैक्स रिजीम से बाहर नहीं होगी, बल्कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ऑप्शन है। ऑप्शन है कि आप नॉर्मल टैक्स रिजीम में रहकर कैलकुलेशन करें और स्पेशल रेट के ऊपर कैलकुलेशन करें। दोनों में से जो फेवरेबल होगा उसे आप ऑप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जी सर। टर्मिनेशन बेनिफिट नॉर्मल में भी हो सकता है और उससे बाहर भी हो सकता है। इसी तरह एरियर्स जो है नॉर्मल में भी जा सकते हैं और उससे बाहर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो सर और सर जो एग्जाम्प्ट होंगी वो भी सेम ही होगा, नॉर्मल टैक्स रिजीम वाली होंगी। हाँ, एग्जेम्प्ट इनकम तो नॉर्मल टैक्स रिजीम की ही होती है, लेकिन उनको ठीक है फिर सर। ऐड नहीं किया जाता ना टैक्स कैलकुलेशंस के लिए। यस, यस सर। तो सर जिनको ऐड किया जाता है उनमें ऐसे हो सकता है कि एक गवर्नमेंट वाली हो और एक प्राइवेट वाली हो, उन दोनों को हम ऐड करते हैं। गवर्नमेंट वाली और प्राइवेट वाली को वो तो एग्जेम्प्ट है ना, तो गवर्नमेंट पेंशन तो कभी नहीं भी नहीं टैक्स। ठीक है सही है, ठीक है सर, तो ठीक है सही। यस। क्लियर है? और सर एक पिछले चैप्टर का सवाल था सर। जी पूछें। सर वो जो राइट वाला था, सर मुझे उसमें समझ नहीं आई थी कि राइट टू ट्रांसफर में और डिस्पोज ऑफ में क्या फर्क है, जो हमने एग्जांपल भी की थी सर मैं उसमें भी। अभी दोबारा उसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, इस तरह ठीक है से सर। समझें कि राइट टू ट्रांसफर एक होता है लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है। लीगल डॉक्यूमेंट जो है उसमें ये लिखा होता है कि मसलन एक जो जमीन है या शेयर्स जो है ना, फर्ज किया वो सरोज के नाम के ऊपर है, ठीक है। यस सरोज सर। जो है वो उस लीगल डॉक्यूमेंट को, सरोज के ऊपर पाबंदी है कि सरोज 6 महीने से पहले उसको लीगली ट्रांसफर नहीं कर सकती, यानी उनका जो ओनरशिप का टाइटल है उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वो किसी और के नाम पे 30 जून से पहले नहीं जा सकता, ठीक है। और आप ये चाहती ठीक है हैं सर। कि मैं उसको आज बेच के उसके बस कुछ पैसे ले लूं, आपको आज पैसों की जरूरत है, ठीक है। तो आप किसी के साथ ये मुआहदा कर लें कि भाई ये जो लीगल टाइटल है, ये जो कागजी कार्रवाई है, ये हम 30 जून को मुकम्मल कर लेंगे। मैं आपके, यानी आप उसे वादा कर लें, आप उसे रिटर्न एग्रीमेंट कर लें कि ये टाइटल ट्रांसफर जो है ये 30 जून पे आ जाएगा। लेकिन शेयर्स में आपको या जमीन में आपको आज ही बेचनी हूँ और इसके पैसे मुझे आज ही दे दें। तो फिर ये क्या हुआ, ये डिस्पोजल हो गया विदाउट ट्रांसफर ऑफ लीगल ओनरशिप, ठीक है। तो ठीक है सर। ये दोनों के अंदर फर्क है, ठीक है। ट्रांसफर में और डिस्पोजल में। कि ट्रांसफर ऑफ टाइटल जो है वो हो सकता है बाद में हो और जमीन या शेयर्स आप पहले ही बेच चुके हो। ठीक है।
और सर उसके जो हमने पार्ट ए भी किया था सर, उसमें पार्ट ए में हम लोगों ने राइट जो है 2 दफा हमने सर उसको सब्ट्रैक्ट किया था हमने सेल, मतलब पहले भी किया था जब सेल ऑफ राइट किया था तब भी हमने कॉस्ट माइनस की थी राइट की, और फिर उसके बाद जब फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स जब हमने किया था उसका गेन कैलकुलेट तब भी हमने माइनस किया था, तो सिर्फ नहीं 2 दफा नहीं हो गया ये? नहीं, 2 दफा नहीं हुआ। देखें, उसमें टोटल थे 1 लाख राइट थे, ठीक है। तो पहले हमने 50,000 राइट बेचे थे, यस सर। ठीक है। तो जो 50,000 राइट पहले हमने बेचे थे, पहले हमने 50,000 राइट की कॉस्ट माइनस की थी, और दूसरे में देखेंगे तो अगले 50,000 राइट की कॉस्ट माइनस की थी। आप इसको इस तरह से लें कि ये आपके पास 10 मोबाइल हैं, ठीक है। आप पहले 5 बेचे और बाद में 5 बेचे, तो जब पहले 5 बेचेंगे तो पहले 5 मोबाइल की कॉस्ट उसमें से माइनस करेंगे। यस सर। इसी तरह है ना। तो ये अभी इसी तरह से राइट्स जो है 1 लाख राइट है। तो जब मैंने पहले 50,000 राइट बेचे, तो अगर मैंने 5 रुपए का राइट बेचा तो जितने का खरीदा था वो कॉस्ट तो माइनस करूंगा ना गेन निकालने के लिए। यस सर। तो इसी तरह से आप उस सवाल को दोबारा देखें। ये नहीं हमने किया कि हमने 2 दफा एक ही राइट की कॉस्ट को माइनस किया। ठीक है, लेकिन सर पार्ट ए में हम लोगों ने सिर्फ 50,000 राइट्स ही जो थे सेल किए थे। हाँ जी, बिल्कुल। आप देखें, क्वेश्चन तो मैंने किया स्क्रीन पे, आप देखें। यस जो सेकंड इसका जो इसमें ब्लॉक है, सेकंड ब्लॉक में देखें, मिस्टर शहबाज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी परचेज राइट टू एक्वायर 1 लाख शेयर्स। मिस्टर शहबाज सोल्ड द राइट फॉर 50% शेयर्स, ठीक है। 1 लाख शेयर्स का राइट था उसके पास। उसने पहले कितने का बेच दिया? 50,000 राइट बेच दिए। और 50,000 राइट कितने के बेचे? 15 रुपए के हिसाब से। ये जो 50,000 राइट थे उसने खरीदे कितने के थे हर राइट? 5 रुपए के हिसाब से। तो पहले यस 50,000 राइट बेचने पे उसे 10 रुपए पर राइट का गेन हुआ। ये हमने अलग कैलकुलेट किया। फिर उसने बाकी जो 50,000 थे उनको शेयर्स में कन्वर्ट किया। तो टोटल 1 लाख थे। अब अगले 50,000 की बात कर रहे हैं। तो जो ठीक है अगले सही है। 50,000 है उनमें से भी तो राइट की कॉस्ट माइनस करेंगे ना। अगले जो शेयर्स में कन्वर्ट हुए हैं, उन शेयर्स को कन्वर्ट करने हुए के ऊपर उसका डबल खर्चा हुआ। उसने 50,000 यस सर। राइट और 10 रुपए के शेयर लिए। ठीक है सर। सर ये जो अगले वाले हैं ये बेसिकली वो है जो उसने खुद एक्वायर किए। एक्वायर किए हैं जी, बिल्कुल। ठीक है। और सर जो हम लोग पार्ट बी के अंदर अमाउंट ऑलरेडी टैक्स्ड एज सैलरी को माइनस करते हैं वो भी करते हैं सर? हाँ, क्योंकि देखें, एक अमाउंट पे ये जो सैलरी अमाउंट ऑलरेडी टैक्स एज सैलरी है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी टैक्स दे चुका हूँ, ठीक है। ठीक है सर। अब मैंने आपको एग्जांपल उस दिन क्लास में ये दी थी कि आपके पास आपने एक ये जैसे मोबाइल है, ठीक है। आपको यस सर। एम्प्लॉयर अगर मोबाइल देता है 70,000 का, फर्ज किया इस मोबाइल की वैल्यू है आज, तो आपने 70,000 रुपए पे टैक्स दे दिया, ठीक है। आप एम्प्लॉयर ने आपको मोबाइल दिया 70,000 का, और ये सैलरी के तौर पर आपने इसके ऊपर टैक्स दे दिया 70,000 का। तो जब आप इस मोबाइल को बेचने जाएंगे तो 70,000 पे तो आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं। तो आप यस ऊपर सर। के जो 10,000 रुपए, आप अगर आप 80,000 रुपए का मोबाइल बेचेंगे तो ऊपर के जो 10,000 रुपए हैं उनके ऊपर टैक्स देना चाहिए, क्योंकि गेन आपको कितने का आया है? 10,000 रुपीज का गेन आया उसके ऊपर। तो ये यस सर। शेयर्स के अंदर ये इन्होंने अलाउ किया है। ये हर जगह पे अलाउ नहीं किया इस तरह से। सिर्फ शेयर्स के अंदर उन्होंने अलाउ किया कि जिस अमाउंट पे आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं उस पे मजीद टैक्स ना दें। ठीक है सर। और सर इसके अंदर बेसिकली पार्ट ए के अंदर ये हो रहा है कि वो पहले 50,000 जो है सेल कर रहा है, और फिर पार्ट बी के अंदर वो फर्दर 50,000 जो उसके पास एक्वायर किए थे वो भी सेल कर रहा है, जी बिल्कुल ऐसे ही है। डिस्पोज ऑफ करे। जी ठीक है बिल्कुल। सर। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक, ओके, थैंक यू। जी, क्वेश्चन पूछे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं पूछ रही थी कि जैसे सैलरी इन एरियर्स होती है, क्या पेंशन भी ऐसे हो सकती है कि हमें पिछले सालों की अगर मिले तो फिर लाइक इज इट पॉसिबल?
हाँ पॉसिबल तो है। मसलन किसी की पेंशन अगर रुकी हुई है, ठीक है, किसी वजह से किसी के खिलाफ कोई मुकदमा हो गया है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जैसे अगर कोई शख्स फौत हो जाता है ना, वो उससे पेंशन मिल रही थी, वो फौत हो गया, उसके बाद उसकी जो वाइफ होती है, या अगर वाइफ फौत हो गई है तो उसका हस्बैंड जो है ना वो एलिजिबल हो जाता है पेंशन वसूल करने के लिए। तो ये जीपीआर में डॉक्यूमेंटेशन कराते हुए और उनके ट्रांसफर करते हुए, नाम को चेंज करते हुए टाइम लग जाता है। तो वो जब टाइम लगता है तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो पिछले 4, 5, 6 महीने के एरियर्स इकट्ठे भी हो सकते हैं। तो वो फर्ज किया मई जून के एरियर्स थे, वो जाके अगस्त में मिले, तो 1 साल के एरियर्स दूसरे साल में हो सकते हैं। लेकिन पेंशन तो एग्जाम फ्रॉम टैक्स ही होती है। अच्छा, सही है। ठीक है, तो ये एरियर्स या टर्मिनेशन बेनिफिट की जो टैक्सेशन है, ये उस वक्त होगी जब एग्जेम्पशन नहीं होगी। ठीक है ना। अगर टर्मिनेशन बेनिफिट या पेंशन एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, तो फिर तो हमें टैक्स रेट कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है उसके ऊपर। ठीक है। जी, सही है। ओ। थैंक यू। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है gratuity and commutation of pension। gratuity and commutation of pension। ग्रेजुटी एंड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन क्या चीज़ है कि जैसे पेंशन जो है ना आपको मिलती है, मंथली मिल रही होती है। ग्रेजुटी और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन ये इकट्ठी मिल जाती है। यानी जब कोई शख्स रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के टाइम पर उसे इमीडिएटली एक लंबी सी अमाउंट मिल जाती है ग्रेजुइटी के तौर पर, या बाज़ इदारे उसे कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के तौर पर देते हैं। ये इकट्ठे पैसे मिल जाते हैं। तो ये जो इकट्ठे पैसे हैं इनकी भी एग्जेम्पशन है, लेकिन ये एग्जेम्पशन सबकी एक जैसी नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ किस्म की ग्रेजुइटीज की मुख्तलिफ एग्जेम्पशन है। तो आप इसमें देखेंगे सबसे पहले जो टॉप पर है ना वो है फुली एग्जेम्प्ट इफ पेड बाय गवर्नमेंट और फंड अप्रूव्ड बाय कमिश्नर। fully exempt if paid by government और फंड अप्रूव्ड बाय कमिश्नर। इसमें इस बुलेट को इकट्ठा एक जैसा होना चाहिए। ठीक करना। ओके, तो पहली जो है, पहला बुलेट है फुली एग्जेम्प्ट इफ पेड बाय गवर्नमेंट और फंड अप्रूव्ड बाय कमिश्नर। यानी अगर आपके पास कोई सरकारी आता है, एग्जाम में आता है कि कोई सरकारी मुलाजिम रिटायर हुआ और उसे ग्रेजुइटी मिली, तो वो 100% एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगी। अगर आपके पास एग्जाम में कोई गवर्नमेंट से मिलने वाली ग्रेजुइटी या गवर्नमेंट से मिलने वाली कम्यूटेशन ऑफ पेंशन आती है, तो वो 100% एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगी। इसी तरह अगर कोई फंड ऐसा है, ग्रेजुइटी फंड ऐसा है जो कमिश्नर ने अप्रूव किया हुआ है, कोई ग्रेजुइटी फंड ऐसा है जो कमिश्नर ने अप्रूव किया हुआ है, यानी गवर्नमेंट के अलावा, अब ये प्राइवेट की बात है, गवर्नमेंट की तो अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तो है ही सरकार का। अगर कोई प्राइवेट इदारा है, मसलन एसबीएम अगर अपने एम्प्लॉयज के लिए एक ग्रेजुइटी फंड बना दे और उस ग्रेजुइटी फंड से एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पर पैसे मिले, तो अगर वो ग्रेजुइटी फंड अप्रूव्ड होगा कमिश्नर की तरफ से, तो फिर उस ग्रेजुइटी फंड से मिलने वाले पैसे 100% एग्जाम फ्रॉम टैक्स होंगे। ठीक। अच्छा, अब ये कमिश्नर से अप्रूव कैसे होते हैं? इसका लॉ में एक तरीकाकार है, इसकी लॉ में कुछ कंडीशंस गिवन है। हाउएवर वो कंडीशंस या वो तरीकाकार आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए ये बात याद रखनी है कि अगर एग्जाम में लिखा हो कि गवर्नमेंट ग्रेजुइटी फंड, आप कहेंगे बस ये अमाउंट सारी एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। अगर आपके एग्जाम में लिखा हो कि ही रिसीव्ड ग्रेजुइटी फ्रॉम अ फंड अप्रूव्ड बाय कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू,
तो आप कहेंगे ये भी सारे का सारा एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद सेकंड बुलेट पे पढ़े। सेकंड बुलेट कहता है एग्जाम्प्ट अप टू ₹3 लाख इफ पेड बाय अ स्कीम अप्रूव्ड बाय फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। exempt up to ₹3 lakh if paid by a scheme approved by Federal Board of Revenue। अगर किसी शख्स को ग्रेजुएटी ऐसी स्कीम से मिलती है जो कि एफबीआर से अप्रूव्ड है, तो उसकी एग्जेम्पशन 3 लाख रुपए तक है। यानी अगर किसी को फर्ज किया एफबीआर एक ग्रेजुएटी फंड है, आपके एग्जाम में आता है Mr. A received gratuity from a scheme approved by Federal Board of Revenue. The total amount of gratuity received by Mr. A from the scheme is ₹700,000। तो आप कहेंगे भाई 7 लाख रुपया उसे मिला है, उसमें से 3 लाख एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगा और 4 लाख रुपया आप उसकी सैलरी का हिस्सा बना देंगे। 3 लाख रुपया एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगा और 4 लाख रुपया आप उसकी टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा बना देंगे। तो जो ग्रेजुएटी फंड की अप्रूव्ड स्कीम है उसकी एग्जेम्पशन की लिमिट है अप टू ₹300,000। उसके बाद आखिरी जो बुलेट है, अगर कोई ग्रेजुएटी फंड गवर्नमेंट से भी अप्रूव नहीं है, अगर कोई ग्रेजुएटी फंड कमिश्नर से भी अप्रूव नहीं है, अगर कोई ग्रेजुएटी की स्कीम एफबीआर से भी अप्रूव नहीं है, तो उसे हम कह सकते हैं कि ये अनरिकॉग्नाइज्ड या अनअप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड या अनअप्रूव्ड ग्रेजुएटी की स्कीम है। ठीक है, तो अगर अनअप्रूव्ड ग्रेजुएटी की स्कीम है तो उसकी एग्जेम्पशन है एग्जाम्ड अप टू लेसर ऑफ एग्जाम्ड अप टू लेसर ऑफ 75,000 और 50% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड। 75,000 और 50% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड, यानी जो कम अमाउंट होगी विच एवर इज लोअर अमाउंट होगी। फर्ज किया अगर किसी शख्स को ग्रेजुएटी मिलती है 2 लाख रुपया, अगर किसी शख्स को ग्रेजुएटी मिलती है 2 लाख रुपया, तो 2 लाख रुपए का 50% कितना है 1 लाख रुपया और 75,000। तो ग्रेजुएटी जो उसको मिली है वो 2 लाख रुपए में से एग्जेम्पशन कितनी होगी 75,000। अगर किसी शख्स को ग्रेजुएटी मिली है 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपए का 50% कितना है 50,000 रुपए। तो 50,000 और 75,000 का मुकाबला करेंगे तो कम है 50,000 रुपए, तो एग्जेम्पशन होगी उसकी 50,000 रुपए। तो अनअप्रूव्ड ग्रेजुएटी स्कीम, अगर अनअप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड से किसी को कोई पैसा मिलता है तो उस पैसे की एग्जेम्पशन है अप टू 75,000 और 50% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड विच एवर इज लेस। ठीक हो गया। हाउएवर ये जो आखिरी वाली एग्जेम्पशन है, ये जो अनअप्रूव्ड फंड की एग्जेम्पशन है, ये एग्जेम्पशन नहीं मिलती, ये एग्जेम्पशन नहीं मिलती अगर ये नीचे वाले 4 केसेस हो। ये जो अब आगे बात कर रहा हूं ये गवर्नमेंट के फंड के लिए नहीं है, ये कमिश्नर अपील के अप्रूव कमिश्नर के अप्रूव फंड के लिए नहीं है, अगर एफबीआर की अप्रूव स्कीम है उसके लिए भी नहीं है, बस उनकी तो ऊपर हमने बात कर ली। अगर अनअप्रूव्ड है तो उसकी ये जो थोड़ी सी एग्जेम्पशन है 75,000 या 50% वाली, इस एग्जेम्पशन की भी आप समझेंगे 4 शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि पेमेंट नॉट रिसीव्ड इन पाकिस्तान। अगर पेमेंट पाकिस्तान में नहीं की गई तो फिर ये ग्रेजुएटी की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अगर पेमेंट आउटसाइड पाकिस्तान हो रही है तो ग्रेजुएटी की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। ये जो 75,000 और 50% वाली एग्जेम्पशन है ये पेमेंट रिसीव्ड आउटसाइड पाकिस्तान पर अप्लाई नहीं होती। नंबर 2, पेमेंट तो पाकिस्तान में फर्ज किया हो रही है लेकिन पेमेंट इज रिसीव्ड बाय अ डायरेक्टर हु इज नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। यानी जैसे कंपनी में ये होता है कि कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी में बाकायदा काम कर रहे होते हैं और कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो ओनर की हैसियत से डायरेक्टर होते हैं, जो शेयर होल्डर की हैसियत से डायरेक्टर होते हैं, तो उनको भी ग्रेजुएटी की ये जो 75,000 और 50% वाली एग्जेम्पशन है ये नहीं मिलेगी। पेमेंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय हु इज अ नॉन रेजिडेंट पर्सन, यानी ग्रेजुएटी की एग्जेम्पशन नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए भी नहीं है, नॉन रेजिडेंट पर्सन को भी ग्रेजुएटी की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। और आखिर में ग्रेजुएटी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय हु हैज ऑलरेडी रिसीव्ड ग्रेजुएटी फ्रॉम द सेम
और एनी अदर एम्प्लॉयर। यानी अगर कोई एम्प्लॉय ग्रेजुइटी वसूल करता है अपने एम्प्लॉयर से, पहले वसूल एक दफा कर चुका है, या अपने एम्प्लॉयर से या कहीं और पहले मुलाजमत करता था, वहां पे उसे अनअप्रूव्ड फंड से ग्रेजुइटी मिली थी, तो सेकंड ग्रेजुइटी एग्जाम फ्रॉम टैक्स नहीं होती। मैं ये ग्रेजुइटी वाले को रिपीट कर रहा हूँ, ग्रेजुइटी एग्जाम्प्ट नहीं होगी इफ द ग्रेजुइटी इज पेड बाय, अगर ग्रेजुइटी जो है, ये जो आखिरी एग्जाम्पशन है, इफ द ग्रेजुइटी इज पेड आउटसाइड पाकिस्तान, ये एग्जाम्पशन नहीं होगी। इफ द ग्रेजुइटी इज रिसीव्ड बाय अ डायरेक्टर हु इज नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, if the gratuity is received by an employee who is a non-resident person, or if the gratuity is received by an employee who has already received gratuity from the same or any other employer। तो ये कंडीशंस हैं ग्रेजुइटी की। अगर एग्जाम्पशन लेनी है तो भाई पेमेंट पाकिस्तान में होनी चाहिए, रेगुलर एम्प्लॉय को होनी चाहिए, रेजिडेंट पर्सन को होनी चाहिए, और पहले बंदे ने कोई ग्रेजुइटी वसूल ना की हो, तो फिर अनअप्रूव्ड फंड की ग्रेजुइटी एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगी। कोई क्वेश्चन है तो पूछे। जी सरोज, क्वेश्चन पूछे। सर अगर अप्रूव्ड ग्रेजुइटी है या ग्रेजुइटी पेड बाय गवर्नमेंट है, तो सर फिर तो वो जो लास्ट वाला पॉइंट है अप्लाई नहीं होगा ना? नहीं होगा। जो पहली 3 किस्म की ग्रेजुइटी है, गवर्नमेंट की ग्रेजुइटी, कमिश्नर की अप्रूव्ड ग्रेजुइटी, एफबीआर की अप्रूव्ड ग्रेजुइटी, इनके लिए कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है। और सर ऐसे भी हो सकता है कि प्राइवेट कंपनी से भी ग्रेजुइटी मिली हो और गवर्नमेंट से भी मिली हो? हाँ जी, प्राइवेट ये भी पॉसिबल है। आप पहले गवर्नमेंट में मुलाजमत करते थे, वहां से रिटायर हुए, वहां से ग्रेजुइटी मिल गई, उसके बाद आप किसी प्राइवेट इदारे में चले गए, वहां पे मुलाजमत करते रहे, वहां से ग्रेजुइटी मिल गई। अब अगर गवर्नमेंट की ग्रेजुइटी तो हमेशा एग्जाम फ्रॉम टैक्स रहेगी। अब प्राइवेट इदारे से अगर आपको ग्रेजुइटी मिल रही है तो देखना पड़ेगा कि क्या वो कमिश्नर से अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर कमिश्नर से अप्रूव्ड है तो फुली एग्जाम्प्ट है। अगर कमिश्नर से ठीक है। अप्रूव्ड नहीं है बल्कि एफबीआर से अप्रूव्ड है तो फिर 3 लाख रुपए तक एग्जाम्प्ट है। और अगर एफबीआर से भी अप्रूव्ड नहीं है और अनअप्रूव्ड ग्रेजुइटी है तो फिर ये आखिर वाली एग्जाम्पशन अप्लाई होती है। ठीक है। और सर मोर देन वन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकता है? हाँ, मोर देन वन प्राइवेट से भी हो सकती है। अगर फर्ज किया ठीक आप है सर। दो मोर देन वन प्राइवेट इदारों से ग्रेजुइटी ले रहे हैं, तो हर ग्रेजुइटी पे आपने ये सारी चीजें देखनी है। अगर ग्रेजुइटी ठीक है कमिश्नर सर। से अप्रूव्ड है तो एग्जाम स्कीम से अप्रूव्ड है, 3 लाख तक एग्जाम, अनअप्रूव्ड है तो आखिरी। ठीक है। और सर इसमें तो प्राइवेट को ऐड नहीं करना ना, इनको तो अलग से ट्रीट करना है ना? अगर तो वो अनअप्रूव्ड है, ठीक है, अगर ग्रेजुइटी अनअप्रूव्ड है तो अनअप्रूव्ड का मतलब ये हुआ, फर्ज किया 1 लाख रुपए ग्रेजुइटी मिली, तो अनअप्रूव्ड ग्रेजुइटी में 1 लाख रुपए तक कितनी एग्जाम्पशन होगी? 50,000 सर। हाँ, 50,000 की। तो जो बाकी 50,000 है वो नॉर्मल सैलरी में आपको ऐड करना पड़ेगा। जी नहीं सर, मैं ये पूछी थी अगर दो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से मिली हुई है तो वो दोनों ऐड करेंगे और फिर उसके ऊपर हम लोग ये वाला एग्जाम नहीं करेंगे नहीं लेस नहीं, से 50%? अलग अलग। दो प्राइवेट से अगर मिली है तो देखें, अगर दो प्राइवेट इदारों से ग्रेजुइटी मिली हो और दोनों अनअप्रूव्ड हो तो फिर तो दूसरी पे तो एग्जाम्पशन ही नहीं मिलेगी ना। और ये एक साल में तो मिलेगी नहीं ग्रेजुइटी, ये इकट्ठी एक साल में तो नहीं मिलती ग्रेजुइटी ना। ये तो आप किसी जगह पर 15-20 साल मुलाजमत करते हैं तब एग्जाम्पशन मिलती है। तो पहली जी ग्रेजुइटी जो सर। मिली होगी वो तो आपको 15-20 साल पहले मिली होगी, आज तो आपको दूसरी ग्रेजुइटी मिल रही है। ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक साल में दो दो ग्रेजुइटीज मिल जाए। ठीक है, यस सर। ठीक है सर। ओके। यस सर। अच्छा जी, सलमान साहब, सलमान क्वेश्चन पूछें। अ, जी सर, ये मैंने पूछना था कि ग्रेजुइटी एक दफा नहीं मिलती सेम एम्प्लॉयर से, दो अ, दफा कैसे मिलेगी सर? एक दफा जब हाँ, वैसे तो जनरली सेम एम्प्लॉयर से ग्रेजुइटी एक ही दफा मिलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने रास्ता रोकने के लिए कि ग्रेजुइटी के नाम पे एम्प्लॉयर बार बार जो है ना उसे एग्जेम्पशन ना देता रहे, हर साल एक ग्रेजुइटी पकड़ा दे और एक बोनस जो है ना ग्रेजुइटी के नाम पर दे दे, और कहे कि यार ये ग्रेजुइटी है तुम्हारी, ग्रेजुइटी, और उस पर वो 50% एग्जाम फ्रॉम टैक्स क्लेम कर ले। इसलिए उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि सेम एम्प्लॉयर से एक ही ग्रेजुइटी मिल सकती है। से? ठीक। ठीक ठीक है। ठीक, थैंक यू।
कोई और क्वेश्चन है किसी का तो पूछे। कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट जिस तरह ग्रेजुटी फंड एम्प्लॉय रिटायर होता है तो ग्रेजुटी फंड जो है वो एम्प्लॉय को मिलता है लमसम अमाउंट, इसी तरह प्रोविडेंट फंड के अंदर भी लमसम अमाउंट एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पर मिलती है। लेकिन प्रोविडेंट फंड में थोड़ा सा फर्क होता है। ग्रेजुटी फंड में ये होता है कि सारे पैसे जो है ना वो एम्प्लॉयर ही देता है। प्रोविडेंट फंड में ऐसा नहीं होता। प्रोविडेंट फंड में ये होता है कि हर महीने एक अलग बैंक अकाउंट खोल दिया जाता है या एक अलग फंड बना देते हैं, जैसे कमेटियां डालते हैं ना, इसी तरह हर महीने एम्प्लॉय फर्ज की अगर उसकी तनख्वाह 1 लाख रुपया है तो उसमें से एम्प्लॉय कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करता है, मैक्सिमम 10% तक। तो मैं एज्यूम करता हूँ 10% के ऊपर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो एक एम्प्लॉय 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपए फर्ज किया एम्प्लॉय ने डाले, तो जितना एम्प्लॉय ने पैसे डाले तकरीबन उतने ही पैसे एम्प्लॉयर भी डाल देता है। ठीक है, बाज केसेस में उतने डालता है, बाज में उससे कम डालता है, हम अज्यूम करते हैं बराबर डालता है। तो 10,000 रुपए एम्प्लॉय ने डाले, 10,000 रुपए एम्प्लॉयर ने डाले, ये पैसे मिलकर बैंक में जमा हो जाते हैं एम्प्लॉय के नाम पर, ये उस फंड के नाम पर बैंक में ये पैसे जमा हो जाते हैं। अब 10,000 रुपए एम्प्लॉय ने डाले, 10,000 रुपए एम्प्लॉय ने डाले, 20,000 रुपए हो गए। बैंक में जब अकाउंट खोलते हैं तो या तो वो सेविंग अकाउंट खोल देते हैं या इन पैसों को शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे इन पैसों की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब इन पैसों के ऊपर प्रॉफिट जमा होना शुरू हो जाता है। तो हर महीने ये पैसे इकट्ठे रहते होते रहते हैं होते रहते हैं होते रहते हैं, और 10, 15, 20, 25 साल बाद जब वो एम्प्लॉय रिटायर होता है तो जितना ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, जितना ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, और इसके ऊपर जितना प्रॉफिट इकट्ठा हुआ होता है, वो सारे का सारा एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पर मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो पैसा है इकट्ठा मिलता है, ये प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलता है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो लेफ्ट हैंड पर एक्सट्रीम कॉलम है उसमें आप देखेंगे 4 चीजें आ रही है: एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट और एक्यूमुलेटेड बैलेंस। यानी जो एम्प्लॉय ने पैसे डाले उनकी टैक्सेशन कैसे होगी, जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया उसकी टैक्सेशन कैसे होगी, जो उसके ऊपर प्रॉफिट आया उसकी टैक्सेशन कैसे होगी, और जो बैलेंस एक्यूमुलेट हो रहा है, जो आखिर में इकट्ठा बैलेंस मिल रहा है, वो उसकी टैक्सेशन कैसे होगी। और इसमें 3 किस्म के फंड है, एक गवर्नमेंट का फंड है, एक रिकॉग्नाइज्ड फंड है, और एक अनरिकॉग्नाइज्ड फंड है। तो जो गवर्नमेंट का फंड है उसमें आप देखें, गवर्नमेंट के फंड आसान है, उसमें सब कुछ एग्जाम फ्रॉम टैक्स है गवर्नमेंट के फंड में। अच्छा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है उसकी तो टैक्सेशन की जरूरत ही नहीं है, वो तो एम्प्लॉय ने अपना पैसा डाला है ना, वो तो एम्प्लॉय की इनकम नहीं है। तो इसलिए एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में तो एम्प्लॉय सैलरी में टैक्स ऑलरेडी दे चुका है, वो तो एक तरह से एम्प्लॉय को सैलरी मिली थी, उस सैलरी में से एम्प्लॉय ने पैसे डाले। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की तो दोबारा टैक्सेशन की जरूरत ही नहीं है, ना गवर्नमेंट फंड में, ना रिकॉग्नाइज्ड फंड में, ना अनरिकॉग्नाइज्ड फंड में। जो फायदा क्या है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इसके अलावा पैसे हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट फंड के अंदर फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है उसका। इंटरेस्ट भी फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। और जब एक्यूमुलेटेड बैलेंस मिलेगा गवर्नमेंट फंड में तो वो भी फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। तो गवर्नमेंट फंड आसान है। आपके पास अगर एग्जाम में आता है कि एम्प्लॉय को, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था, गवर्नमेंट से रिटायर हुआ और गवर्नमेंट के प्रोविडेंट फंड से उसे कुछ पैसे मिले, तो वो पैसे फुली एग्जाम फ्रॉम टैक्स हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अभी ये जो दरमियान वाला कॉलम है मैं इसे छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन, जी सरोज क्वेश्चन पूछे। सर ये ग्रेजुएटी के अलावा है? हाँ, बाज ऑर्गेनाइजेशंस में ग्रेजुएटी भी मिलती है, प्रोविडेंट फंड में मिलता है। बाज ऑर्गेनाइजेशंस ग्रेजुएटी नहीं देती, वो सिर्फ प्रोविडेंट फंड देती है। तो आपके हो सकता है एग्जाम में ग्रेजुएटी का सवाल पूछ ले, किसको ग्रेजुएटी मिली है, हो सकता है आपके एग्जाम में प्रोविडेंट फंड का सवाल पूछ ले, और हो सकता है एम्प्लॉय को दोनों चीजें मिले। तो आपको, और हो सकता है ग्रेजुएटी भी मिले, प्रोविडेंट फंड भी मिले, पेंशन भी मिले। तो इट इट कैन हैपन। जैसे एसईसीपी है, एसईसीपी में जो एम्प्लॉयज हैं उनका ग्रेजुएटी फंड भी है, प्रोविडेंट फंड भी है। इसी तरह और बहुत से सारे एम्प्लॉयर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ जहाँ पे ग्रेजुएटी फंड भी है और प्रोविडेंट फंड भी है। ठीक है सर। ठीक है, यस सर।
अच्छा जी, तो मैंने कहा जी गवर्नमेंट का जो फंड है वो आसान है, वो एग्जाम्प्ट है। अभी रिकॉग्नाइज फंड को मैं छोड़ रहा हूँ, रिकॉग्नाइज फंड को मैं बाद में बताता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी सी डिटेल में डिस्कशन है। अभी मैं अनरिकॉग्नाइज फंड की बात करता हूँ। अनरिकॉग्नाइज फंड में ये होता है कि अनरिकॉग्नाइज फंड में एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी टैक्स एज पार्ट ऑफ सैलरी है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो एम्प्लॉई को जो तनख्वाह मिली थी उसी में से पैसे कंट्रीब्यूट किए, तो ये तो मैंने कहा कि सबके लिए कॉमन है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ये पैसे सेपरेट फंड में जमा हो रहे हैं, अभी एम्प्लॉई को मिले नहीं है, तो लॉ ने कहा कि भाई इसकी अभी कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। आल्दो एम्प्लॉई के लिए ये पैसे एक तरफ इकट्ठे जमा हो रहे हैं, लेकिन लॉ कहता है कि भाई ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है इसकी फिलहाल कोई टैक्सेशन नहीं की जाएगी। इसी तरह इंटरेस्ट जो इकट्ठा हो रहा है या जो प्रॉफिट इकट्ठा हो रहा है इन दोनों पैसों के ऊपर, उसका भी अनरिकॉग्नाइज्ड फंड में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। अनरिकॉग्नाइज्ड फंड में सिर्फ ट्रीटमेंट होता है जब रिटायरमेंट के टाइम पर ये फंड पूरे का पूरा एम्प्लॉय को मिलता है, उस वक्त एक्यूमुलेटेड बैलेंस के ऊपर टैक्स लगता है, उस वक्त उस एक्यूमुलेटेड बैलेंस के ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है। और ये फुल्ली टैक्सेबल होता है एक्सेप्ट जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के ऊपर तो आप ऑलरेडी शुरू में टैक्स दे चुके थे, वो तो एम्प्लॉय के अपने पैसे हैं, वो एम्प्लॉय की आमदनी नहीं है। तो मसलन फॉर एग्जांपल एक फंड से एम्प्लॉय को टोटल 25 लाख रुपया मिला, उसमें से 10 लाख रुपए तो एम्प्लॉय ने खुद डाले थे, 10 लाख रुपए एम्प्लॉयर ने डाले और 5 रुपए उसके ऊपर प्रॉफिट मिल गया। तो अब इसमें टैक्सेबल अमाउंट कितनी होगी? 15 लाख रुपए। तो अनरिकग्नाइज फंड से जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तो रिटायरमेंट पे जो टोटल एक्यूमुलेटेड बैलेंस होगा उसकी टैक्सेशन होगी, लेकिन उसमें से भी सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट की टैक्सेशन होगी, इसके ऊपर कोई एग्जेम्पशन नहीं है। अच्छा, अनरिकग्नाइज फंड से जब मिलने वाले पैसे हैं उनके ऊपर जब कोई एग्जेम्पशन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अनरिकग्नाइज फंड से मिलने वाले पैसों को आप क्या कर सकते हैं? टर्मिनेशन बेनिफिट्स में लेके जा सकते हैं, और टर्मिनेशन बेनिफिट्स में एवरेज रेट ऑफ टैक्स के ऊपर ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। तो अनरिकग्नाइज फंड के पैसों के ऊपर चूंकि कोई एग्जेम्पशन नहीं है, तो ये जो टर्मिनेशन बेनिफिट है जो अनरिकग्नाइज फंड से रिटायरमेंट के ऊपर इकट्ठा मिलेगा, तो इसके ऊपर जो आप हमने शुरू में पढ़ी थी ऑप्शन, उस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट फंड हो गया, अनरिकग्नाइज फंड हो गया, यहां तक बात सबको क्लियर है। अब रह गया रिकग्नाइज फंड। रिकग्नाइज फंड मैं इंशाल्लाह ताला कल पढ़ाऊंगा, इसकी थोड़ी सी टैक्सेशन डिफरेंट है और कॉम्प्लेक्स है, तो उसको मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा। आज कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी सलमान, क्वेश्चन पूछें। सर सर आपने अभी ये टर्मिनेशन बेनिफिट वाली बात बताई, सर आवाज बीच में कट रही थी, मुझे समझ नहीं आई, मैं दोबारा जरा बता रिपीट रहा कर था सकते? जी। जी टर्मिनेशन बेनिफिट की टैक्सेशन हमने पढ़ी थी ना कि उसे लास्ट 3 इयर्स के एवरेज रेट ऑफ टैक्स पे लेके जाते हैं, जी सर जी। ठीक है। तो अनरिकग्नाइज फंड से जो मिलने वाले पैसे हैं, चूंकि उसके ऊपर कोई एग्जेम्पशन नहीं है, और अनरिकग्नाइज फंड जो है वो टर्मिनेशन बेनिफिट है, रिटायरमेंट बेनिफिट है ना, तो यस इस सर। रिटायरमेंट बेनिफिट की टैक्सेशन कैसे होगी? इसकी हम उसी तरह से टर्मिनेशन बेनिफिट की तरह से ऑप्शन लेंगे कि यार इसको सही। हम एवरेज रेट पे टैक्स करें या नॉर्मल पे करें, ठीक है। अच्छा अच्छा, सही है, ठीक। जी शहरियार, क्वेश्चन पूछें। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने जो पेंशन में एक पॉइंट ऐड करवाया था सर, वो दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा सा? हाँ, पेंशन का एक्सप्लेन कर दो। पेंशन में मैंने ये ऐड किया था कि अगर पेंशन किसी प्राइवेट इदारे से मिल रही हो, तो उसमें कंडीशन ये होती है कि वो पेंशन लेने वाला एम्प्लॉय उस एम्प्लॉयर के पास या उसके एसोसिएट के पास एम्प्लॉयमेंट ना करता हो, ठीक है। मसलन कोई शख्स ओ, एक ओजीडीसी से रिटायर हुआ, और ओजीडीसी से रिटायर होने के बाद फर्दर ओजीडीसी के पास ही एम्प्लॉयमेंट करता रहा, तो ओजीडीसी से मिलने वाली पेंशन एग्जाम फ्रॉम टैक्स नहीं होती। लेकिन अगर एम्प्लॉय की एज 60 इयर्स से ज्यादा है, अगर एम्प्लॉय की एज 60 साल से ज्यादा है, तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, वो फुली एग्जाम फ्रॉम टैक्स ही रहती
ओके सर, थैंक यू ओके सर। ओके। जी सरोज, क्वेश्चन पूछें। सर प्रोविडेंट फंड में आपने एवरेज रेट और नॉर्मल रेट वाली क्या बात बताई है? हाँ, प्रोविडेंट फंड में मैंने आपको ये बताया है कि देखिए, प्रोविडेंट फंड में हमने आखिरी कॉलम अनरिकग्नाइज फंड में और आखिर में लिखा हुआ है फुली टैक्सेबल। ठीक है, तो हाँ सर। अनरिकग्नाइज फंड से मिलने वाले पैसे फुली टैक्सेबल हैं, और अनरिकग्नाइज से मिलने वाले पैसे क्या हैं, वो आपको रिटायरमेंट पर मिल रहे हैं। यानी ये क्या हो गया, ये एक टर्मिनेशन बेनिफिट हो गया। ठीक है, तो टर्मिनेशन बेनिफिट के ऊपर हमने क्या पढ़ा था शुरू में, कि आप उसको ऑप्शन ले सकते हैं लास्ट 3 इयर्स के एवरेज रेट ऑफ टैक्स की, बजाय इसके कि आप करंट ईयर पे टैक्स करें। समझ में आई तो इतनी? सर ये गवर्नमेंट फंड में भी अप्लाई हो सकता? अच्छा नहीं, ठीक है, सही है, गवर्नमेंट ठीक फंड है तो सर। एग्जेम्प्ट है ना। थैंक यू सर। ठीक है। यस सर, ठीक है सर। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके जी, थैंक यू वेरी मच। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी और हम प्रोविडेंट फंड पे मजीद डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।